देखिए एमएसपी का मतलब जो होता है उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, कहां पे रिलेट करता है? ये इकोनॉमी से रिलेट करता है। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो है ये टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे एमएसपी। एमएसपी को हम क्या बोलते हैं? एमएसपी को हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, देखिए क्या होता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारी जो जनसंख्या है हमारी, वो हमारी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, किसान लोग हैं। अब भारत में एक सबसे खास बात यह है कि कभी कभी बीच में आप देखेंगे कि सूखा पड़ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी टाइम पे बारिश नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को कोई मंथली इनकम तो मिलती नहीं है कि साहब उनको सैलरी आती है हर महीने, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक्चुअली होता यह है कि ऐसे में किसान जो है वो होगा ये कि वो खेती से किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और एक तरफ गरीबी भी आ जाएगी, पॉवर्टी भी आ जाएगी। तो हमारी सरकार इन सब चीजों से बचाने के लिए कि किसान जो है, और किसान वोट बैंक भी है, एक पॉलिटिकल एंगल अगर हम देखेंगे तो वो वोट भी डालते हैं, सरकार भी बनाते हैं। तो अब चूंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी राज्य हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, तो ऐसे में किसानों की बारे में, उनके हितों के बारे में ध्यान रखना सरकार का काम है। तो जो एमएसपी होता है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कि गेहूं है फॉर एग्जांपल, अगर हम या चावल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चावल जिसको हम धान भी कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। तो अगर मान लिया फॉर एग्जांपल कोई किसान अगर चावल उगाता है, ठीक है, और चावल उगाता है और चावल के लिए मान लिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि चावल जो है 1000 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है। मैं कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं कि मान लिया अगर 1000 रुपए जो है उसमें अगर मार्केट में कोई भी जो किसान है वो बेचने जाएगा, और जब वो बेचने जाएगा तो अगर मान लिया उसकी लागत जो है 1000 रुपए पर क्विंटल आएगी, उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपए पर क्विंटल आएगी या आई है। अब जब 1000 रुपए पर क्विंटल उसकी कॉस्टिंग आई है तो उसको कितने में बेचना चाहिए? उसको 1200 में बेचना चाहिए। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में बेचता है, 1200 में बेचता है या 1300 में बेचता है, 1500। ये तो किसान के ऊपर डिपेंड करेगा ना, वो कितने में बेचेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल चावल जो है, राइस जो है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है। अब ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है तो दिक्कत ये होगी कि इसके प्राइस क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। और जब डाउन प्राइस हो जाएंगे तो होगा ये कि मान लिया मार्केट में बिक रहा है कितने में? 800 रुपए में मिल रहा है या 800 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि जब 800 रुपए में वो बिक रहा है तो उसको कितने का घाटा हुआ? उसको लॉस 400 रुपीज का लॉस हो गया। और जब 400 रुपीज का लॉस हो गया तो इसके लिए किस काम का है वो? कि उसने जो कमाया, उसने जो मेहनत की, सारी चीजें की, और उसके बाद भी उसको जो है 400 रुपए का लॉस हुआ है। तो यहां पे सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है एक एमएसपी डिसाइड कर देती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर देती है कि जैसे मान लिया उन्होंने देखा कि भाई इनकी लागत जो है 1000 रुपए लगी थी एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें इनका कुछ जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सब जोड़ के, और इन्होंने एमएसपी डिसाइड की मान लिया 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए एमएसपी डिसाइड की। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, फिर हम टेक्निकल चीजों में भी हम आगे आएंगे। तो यहां पे जब एमएसपी 1500 रुपए उन्होंने डिसाइड की, हम एग्जाम्पल के तौर पे ही सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो 1500 रुपए एमएसपी डिसाइड किया चावल का। तो इसका मतलब यहां पे ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होगी, सरकार जो होगी, वो ये बोलेगी कि ठीक है भाई ऐसा करो, तो मार्केट में जाके बेचो। तो मार्केट में उन्होंने देखा कि भाई उसके तो प्राइस मिल रहे हैं 1000 रुपए, तो उसको तो 500 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 500 रुपए का उसका लॉस हो रहा है, या मान लिया 800 रुपए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वही सही रहेगा, तो 400 रुपए का उसका लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो हमने 1500 रुपए आपको डिसाइड कर दिए हैं, तो 1500 रुपए अगर आपको मार्केट में कम प्राइस मिल रहे हैं तो आप मेरे पास आ जाओ,
और हम आपको जो है एमएसपी देंगे 1500 रुपए पर क्विंटल। तो 1500 रुपए पर क्विंटल का मतलब ये हो गया कि वो चीज 1500 रुपए में 1500 रुपए से कम में नहीं मिलेगी, सरकार खरीद लेगी, सरकार खुद खरीदेगी, गवर्नमेंट खुद खरीदेगी 1500 रुपए में। तो मतलब ये गारंटी दे दी जाती है किसानों को, जो फसलें जो हैं, अब देखिए यहां पे जो है मेरे हिसाब से जो है 23 क्रॉप्स हैं जिनको एमएसपी दी जाती है। अभी ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि जो सरकार प्राइस डिसाइड कर देती है, अगर उससे कम पर जो है मार्केट में बिक रहा है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो गवर्नमेंट ये गारंटी दे देती है कि हम जो है आपको 1500 रुपए में खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो। तो किसान हमारे खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो सरकार के पास बेच देंगे, वहां से हमको पैसा मिल जाएगा और उनको जो है उनका जो प्रॉफिट है वो भी उनको मिल जाएगा। तो यही तो है एमएसपी। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में समझिए, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसको हम टेक्निकल वे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो एमएसपी है, जो सरकार ने 1500 रुपए में डिसाइड कर दी है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है तो जब वो बेचने जाएगा तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, फिर गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर देगी। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो इस चीज को खरीदेगी वो रखेगी कहां? गवर्नमेंट इस चीज को खरीदेगी, रखेगी कहां? तो सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना, कि सारे किसान अगर सरकार को ही बेचते हैं, गवर्नमेंट को ही बेचते हैं अगर सरकार को, तो गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेयर हाउस वगैरह होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे फार्मर्स का खुद ही खरीद ले। एक तो बात यहां पे टेक्निकल पॉइंट आप ये समझिए। दूसरी बात ये कि जब ये मंडी में जाएंगे बेचने के लिए, तो वहां पे जो आड़तिया होते हैं, जो खरीदते हैं सामान को, वो तुरंत पैसा देते हैं, कैश पैसा देते हैं, इमीडिएट पैसा देते हैं, तुरंत ले लेते हैं। तो किसानों को लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो लंबी लंबी लाइन में लगेंगे, पैसा कब मिलेगा पता नहीं, या उनको तुरंत मिल जाता है। ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अब यहां पे एक सबसे खास बात यह है कि जो एमएसपी गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो एमएसपी, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि मान लिया गवर्नमेंट ये चाहती है कि दालों का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो जो खेती करते हैं, वो खेती कैसे करते हैं? वो खेती जो करते हैं वो या तो गेहूं उगाते हैं और या फिर वो चावल। अच्छा, सारी चीजें तो उसमें, सारे जो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं वो सारी तो शामिल नहीं होती उसमें सिर्फ जो है मैंने आपको बताया कि 23 कमोडिटीज होती हैं, कहीं कहीं पे 22 भी दिया हुआ है। ये बड़ा कंफ्यूजन है गवर्नमेंट की। आज मैं साइट देख रहा था, उसमें 22 दिया हुआ है और ये 23 भी कई जगह दिया हुआ है। तो आज एक नोटिफिकेशन निकला था, उसमें 22 दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कितने कमोडिटीज के लिए एमएसपी दिया जाता है। अब मान लिया फॉर एग्जांपल जो है गेहूं और चावल के लिए जो एमएसपी है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब एमएसपी डिसाइड कर लिया गेहूं चावल के लिए, और लगातार गेहूं चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, और दालें जो हैं उनका उत्पादन या उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है, और हमको दाल क्या करनी पड़ रही है? बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? दालों का जो एमएसपी है वो बढ़ा देगी। तो दालों के एमएसपी बढ़ाने से फायदा ही हो जाएगा कि उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, और जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा। तो एमएसपी का फिलॉसफी आप समझें कि एमएसपी किस तरीके से जो है वो प्रोडक्शन को भी कह सकते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उसको भी रेगुलेट करती है एमएसपी। अभी किसान जो हैं वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो एमएसपी मिलता है, ये आपको पता होगा कि पहले भी किसान आंदोलन जो है लगातार भारत में पिछले 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था। दिल्ली के सारे बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हुए थे, और जो किसान कानून आए थे वो गवर्नमेंट ने फिर वापस लिए, विड्रॉ किए। लेकिन अभी फिर से जो है किसानों की मांग ये है कि आप जो है क्या करें, आप जो एमएसपी है उसको लीगलाइज कर दें, उसको कानूनी दर्जा दे दें।
अभी कानूनी दर्जे का मतलब क्या हो गया? अभी तो सरकार की मर्जी है ना, एमएसपी कितना देगी कितना नहीं देगी, एमएसपी डिक्लेयर करेगी कैसे करेगी, मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर ही है पूरा। लेकिन जब ये लीगलाइज हो जाएगी, जब गारंटी दे दी जाएगी, लीगल गारंटी दे दी जाएगी, तो ऐसे में किसान कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं कि नहीं साहब, आपने तो मुझे लीगल गारंटी दी थी और आप मुझे एमएसपी नहीं दे रहे हैं। तो वो लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो मैंने आपको यहां पे ये समझाई। अगली बात और एक समझ लो, क्या है वो है जो हमें समझना है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है A2 प्लस FL। अगर आपको पता होगा तो आपको ये जानकारी, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आप। देखिए, कोई भी अगर किसान जो है खेती करता है तो खेती करता है तो उसकी कुछ कॉस्टिंग आती है। जैसे मान लिया सिंचाई कर रहा है, इरिगेशन है, सीड्स का खर्चा है, उसकी जो भी कॉस्टिंग है, उसकी जो भी लागत है, उसे हम A2 कहेंगे। क्लियर है? A2 का मतलब है उसकी जो भी लागत है, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसे हम A2 कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये FL क्या है? अब किसान लोग जब काम करते हैं खेत में, तो होता यह है कि किसानों के जो फैमिली के लोग होते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बहू है, सब जाके खेत में काम करते हैं। अब एक आदमी अगर खेत में काम करेगा, बाहर काम करेगा, तो भाई उसको पैसा मिलेगा। अब घर में कहां पैसा मिलता है? अब घर में जो काम करते हैं पैसा थोड़ी नहीं मिलता है, सारी फैमिली लगी रहती है। तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति काम करता है तो उसको तो पैसे देने ही पड़ते हैं, लेकिन चूंकि फैमिली लेबर लगी हुई है तो लेबर लगा हुआ है। तो ये हो गया कि जो कहने का मतलब है कि जो प्राइस मिलने चाहिए वो कैसे मिलने चाहिए? वो मिलने चाहिए A2 प्लस FL, फैमिली लेबर। तो सरकार जो है, हमारे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तो अरुण जेटली साहब ने कहा था कि ऐसा है कि हम आपको एमएसपी देंगे, और ये हम एमएसपी कितना देंगे? जो एमएसपी है उससे 1.5 गुना हम आपको, जो ये है, देखिए फिर से समझिए, A2 प्लस FL, A2 प्लस FL में जो चीज आती है उसका 1.5 गुना, उसका 1.5 गुना हम आपको देंगे। क्या ये क्लियर है आपको? इसका 1.5 गुना जो है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, जेटली साहब। तो ठीक है साहब, जेटली साहब ने बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने अपना बता दिया कि एमएसपी आपको हम कितना देंगे। उसके बाद यहां पे 2-3 चीजें हमें जो समझनी है और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक आयोग बना था, एक कमीशन बना था, और एक जो कमीशन बना था उस कमीशन ने अपनी क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था, और वो कमीशन का नाम है स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या स्वामीनाथन जो कमेटी है वो बनी थी। अब यहां पे एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो 1.5 गुना दिया जाएगा, ये कौन से बजट में बात की गई थी, वही मैं देख रहा था। तो ये बजट में बात की गई थी 2018 और 19 के बजट में। 2018 और 19 के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि हम 1.5 गुना जो है वो एमएसपी देंगे, A2 प्लस FL का। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। अब यहां पे स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी, अब हम बताएंगे स्वामीनाथन कमेटी, बट अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी मुद्दे पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक कमेटी स्टैब्लिश करती है, और फिर कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, और जब कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, सिफारिश आती है, तो उसके बेसिस पे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो MS स्वामीनाथन ने क्या फॉर्मूला दिया था? उन्होंने C2 का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, C2 का मतलब क्या हो गया? कुल लागत। C2 का मतलब हो गया कुल लागत, टोटल जो कॉस्ट है, उन्होंने C2 बोला, और C2 के साथ उन्होंने ये बोला कि C2 का 50% आप दीजिए। C2 का कितना देना है? C2 का 50% देना है। ये जो किसान आयोग बना था, जिसे हम स्वामीनाथन कमेटी कहते हैं, उन्होंने जो है अपना रिकमेंडेशन ये दिया था कि इतना देना चाहिए आपको। तो किसान यही मांग कर रहे हैं, और किसान इसमें C2 के साथ साथ, देखिए बहुत सारे किसान होते हैं, उन्होंने जो जमीन ली हुई होती है, आप समझिए
उन्हें जो जमीन ली हुई होती है भाई उसका रेंट भी पे करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, खुद की जमीन है तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लिया अगर जो है उनकी खुद की जमीन नहीं है तो उनको रेंट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लिया अगर सरकार ने क्या डिसाइड किया है, सोचो गवर्नमेंट ने अगर ये डिसाइड किया है कि जो A2 प्लस FL सब मिला के जो है यहां पे मान लिया A2 में, यहां पे अगर हम देखें तो A2 में अगर 1000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और फैमिली लेबर में मान लिया उन्होंने 300 रुपए जोड़ दिए, तो टोटल कितना हो गया, 1300 हो गया। ठीक है, 1300 हो गया, सरकार दे रही है 1300, उसका कितना दे रही है, 1.5% की बात की थी। लेकिन यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि 1300 में आप क्या कीजिए, वो जो लीज वाला है, जो रेंट पे करना है, मान लिया रेंट का पैसा हो गया 300 रुपए और हो गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, तो हम 300 और मान लेते हैं, तो टोटल जो एमएसपी हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 1600 रुपए। ठीक है, तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 1600 रुपए की बात कर रहे हैं। तो यहां पे C2 में ये डिमांड ये कर रहे हैं कि जो 1600 रुपए हैं ये हमको दिए जाए। किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो रेंट वाली बात है वो भी जोड़ी जाए और हमको 1600 रुपए यहां पे दिए जाए। तो हमने यहां पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझाया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इन डिटेल में भी सारी चीजें समझते हैं। अब यहां पे क्या है कि जो एमएसपी है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स एमएसपी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसानों को जो प्राइस मिलने में। और ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, तो ये जो एमएसपी सेट किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है, कौन सेट करता है। तो एमएसपी जो सेट करने का काम है उसका काम है कमीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, CACP। अब CACP का मतलब क्या हो गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, कमीशन फॉर, सॉरी ऑफ हो गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये डिसाइड करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एमएसपी है उसको कौन डिक्लेयर करता है। अभी आपको पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो एक नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, दिल्ली चलो। तो ये दिल्ली चलो वाला जो नारा है ना, ये फिर से जो है कह सकते हैं चर्चा में है। तो ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि दिल्ली के जो बॉर्डर है वो चारों तरफ से एकदम सील कर दिए गए, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी है भाई, लोकतंत्र है, अब तुम किसानों को ऐसे रोक दोगे तो कैसे फायदा होगा, ठीक है। तो किसान जो है फिर से आके वहीं बैठ जाएंगे, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही करना है, तो इसलिए जो है चारों तरफ से दिल्ली के रास्ते जो है रोक दिए गए। और जो किसान जो है अपना प्रोटेस्ट, किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं और वेस्टर्न यूपी के हैं, क्योंकि जनरली लोगों को एमएसपी के बारे में, किसानों को नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ के किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाते हैं। तो मिनिमम इनकम, सरकार मिनिमम जो इनकम है वो कम से कम जो है किसानों को मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि, अगर मैं आपसे शॉर्ट में ये कहूँ कि जो मिनिमम प्राइस है वो क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द लोएस्ट रेट। क्लियर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द लोएस्ट रेट एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज बाय क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। ओके, मतलब ये ऐसे न्यूनतम दर है जिस पर सरकार जो है खरीदती है क्रॉप्स जो है किसानों से। तो अब क्या होता है, अब आपसे पूछा जाए एमएसपी का क्या उद्देश्य है। मान लिया बना लिया उन्होंने क्वेश्चन कि एमएसपी का उद्देश्य बताइए।
तो देखिए क्या होता है, मार्केट में एक फ्लैक्चुएशंस होती हैं, मार्केट में जो फ्लैक्चुएशंस होती हैं उससे रोकना, उतार चढ़ाव जो होते हैं पैसे का, प्राइजेस का, और ऑफरिंग स्टेबिलिटी, ऑफरिंग स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे, और साथ ही साथ जो है इनकम सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी भी उनको बनी रहे। तो ये फार्मर्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डिमांड एंड सप्लाई के डायनेमिक्स को ये ध्यान रखता है, प्रोडक्शन को ध्यान रखता है। अब सवाल ये है कि ध्यान ये रखना है कि ये जो पहली बार एमएसपी लाई गई थी, पहली बार वो लाई गई थी 1967-68 में लाई गई थी, फर्स्ट टाइम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट टाइम जो है एमएसपी कब लाई गई थी। तो फर्स्ट टाइम जो एमएसपी लाई गई थी वो लाई गई थी 1967 में और 68 में, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जो सीएसीपी जो है, ठीक है, जो सीएसीपी है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सीएसीपी का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीएसीपी का जो स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था, 1965 में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएसीपी किसके अंतर्गत काम करता है। तो सीएसीपी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर है बात आपको? सीएसीपी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब ये जब सीएसीपी क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करता है, यहां भी टेक्निकल क्वेश्चन यहां भी बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये कई बार पूछा भी गया है। जब सीएसीपी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, अपनी रिकमेंडेशन देता है, तो उसके बाद एक कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीसीईए। ये ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, सीसीईए, और आगे भी पूछा जाएगा घुमा फिरा के। सीसीईए, तो ये क्या है? ये सीसीईए जो है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जो आर्थिक मामलों की जो केंद्रीय समिति होती है उसको सौंपी जाती है। अब साहब इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑन एमएसपी लेवल्स। और मैंने तो यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में ये भी देखा है, आप ध्यान रखिएगा बेटा, कि यहां पे एमएसपी के रेट भी पूछ लिए गए कि भाई इस बार एमएसपी इसका कितना है, इसका कितना है। तो ये हम अपडेट देख लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, बट आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बट फिर ये थोड़ा सा एक रेड पेन से आप लिख लो कि हमको एमएसपी भी देख के जाना है, ताकि आपको याद रहे कि रिसेंट एमएसपी जो है कौन कौन सी फसलों के लिए कितना है। एक आइडिया होगा तो अच्छा है, कि मान लिया ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और फिर भी हम ये गलती करके जाएं तो गलत होगा। प्लीज ध्यान दीजिए इस बात। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और यही उसका जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं। मींस आफ्टर द सीएसीपी सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशंस, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by the Prime Minister of India makes the final decision on MSP levels. अब सवाल यह है कि एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया था, एमएसपी के बारे में समझा दिया था, बता दिया था आपको। बट यहां पे हमें देखना है कि देखिए कितने खर्चे हैं, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, तो सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं भाई। जो एमएसपी कैलकुलेट करेगा वो बहुत सारी चीजों को देखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल्स, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो सीड्स है, जो लेबर कॉस्टिंग है वो कितना है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। और इन सबको ध्यान में रख के ही जो है फैमिली लेबर कितना लगा है, रेंट कितना है, तो इसलिए जो है उन सबको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक एक चीज बताता हूं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा A2 क्या है।
अभी हम लिख सकते हैं A2 क्या है। मान लिया उन्होंने पूछा व्हाट इज A2। A2 का मतलब होता है रेफर्स टू द एक्सपेंसेस, लिखेंगे रेफर्स टू द एक्सपेंसेस फॉर इनपुट्स लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड लेबर। कौन सी लेबर? घर वाली नहीं भाई, लेबर का मतलब बाहर से भी मंगा सकते हैं ना, हायर लेबर जो हमने हायर की हुई है, जो हमने मंगाई हुई है फॉर क्रॉप ग्रोथ। और उस पर कह सकते हैं मेंटेनेंस कितना लगा है। तो जितनी भी लागत आती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें समझा दी कि जो लागत है, जो कॉस्टिंग है, उसी को तो हम A2 कहते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि A2 प्लस FL में हम फैमिली लेबर को भी जोड़ देते हैं। तो फिर सब C2 क्या होता है? C2 जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, C2 में हम A2 प्लस FL को तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ जो है रेंट पेड बाय फार्मर्स। इतना सा बस अगर आप ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब उनका अपना तरीका होता है, तो आपसे जो पूछा जाएगा बस उतना ही मैंने आपको बताया। तो यहां पे किसानों का जो प्रोटेस्ट है, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, जो सभी फसलें हैं, ऑल क्रॉप्स इंप्लीमेंटिंग स्वामीनाथन कमीशन। एक्चुअली क्या है कि फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं वो MSP एश्योरेंस की डिमांड कर रहे हैं अक्रॉस ऑल क्रॉप्स, सभी फसलों के लिए। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि जो स्वामीनाथन की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप लागू करो। उन्होंने क्या बोला था? C2 प्लस 50%। ठीक है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, वो हम कहां से लाएंगे? पेंशन हमें पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हो कि हमको पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री आपको पता है स्वनिधि योजना कौन, वो एक योजना है जिसमें 6,000 रुपए, किसान सम्मान योजना। ठीक है, किसान सम्मान योजना के अंदर 6,000 रुपए तो गवर्नमेंट दे ही रही है, आपको पता ही होगा अभी एक साल में। और ऐसे एक तेलंगाना की राइट बंधु एक योजना है तेलंगाना सरकार की, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो पेंशन है, ठीक है, वो भी मांग कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो पहले हमने जो आंदोलन किया था, तो बहुत सारे किसानों पे क्या हो गया था उस समय, बहुत सारे किसानों पे जो है केसेस लगा दिए गए थे, मुकदमे लगा दिए गए थे। तो बोल रहे कि ये मुकदमे भी हटा लो, ये सब डिमांड है इनकी। तो एक्चुअल में किसान क्या चाहते हैं? एक्चुअली में किसान ये चाहते हैं लीगल गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा आप, लीगल गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एट MSP यूजिंग C2 प्लस 50% फॉर्मूला। दूसरी बात क्या चाह रहे हैं? लॉन वेवर चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो कर्जा है उसको आप माफ करो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमें कॉम्पनसेशन दीजिए। कॉम्पनसेशन कौन सा दीजिए? कि जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें किसान मारे गए थे 2020-21 में, उनको आप क्या कीजिए, उनको आप जो है एक कॉम्पनसेशन दीजिए, क्षतिपूर्ति दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी डिमांड है उनकी। और बहुत सारे वो ये भी बोल रहे हैं कि हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए 300 यूनिट्स तक फार्मिंग के लिए, और हमें एक दुकान चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए। बहुत सारी मांगे हैं। तो यहां पे किसानों की जो डिमांड है, सरकार जो है वो बचना चाह रही है। अब सरकार जो बच रही है, जिन कह सकते हैं चारों तरफ बॉर्डर पे ये सब चीजें लगा दी गई हैं, तो इसीलिए सरकार बचना चाह रही है। कि सरकार कैसे पॉसिबल, आप सोचिए। और यहां पे वो ये भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यहां पे वो ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो WTO के साथ क्या किया है, समझौता किया है, जो FTA का समझौता किया है, पॉइंट नोट करना, कि जो WTO के साथ जो समझौता किया है किसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का।
उसको भारत को बाहर निकलना चाहिए, उससे, उस समझौते से बाहर निकलना चाहिए। तो ये कुछ किसानों की जो डिमांड थी वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाया। अब मैं ये देखता हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बच गई हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पे एक सवाल, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कि जो किसान बेचते हैं क्रॉप को, तो सरकार क्या करती है उनका? तो आपको पता है कि जहां पे वेयर हाउस होते हैं वहां पे बहुत सारा अनाज सड़ता रहता है, बहुत सारा, चूहे खा खा के मोटे होते हैं। तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जब सरकार जो खरीद लेती भी है, देखिए सरकार खरीदती तो है ही, अब सरकार की मजबूरी भी है यहाँ पे। अब पूछेंगे सर सरकार की कौन सी मजबूरी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट खरीदती है? भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब जैसे अभी देखिए अब कोरोना आ गया था, तो कोरोना आ गया था तो फिर जो गरीब लोग हैं उनको कहां से अनाज दिया जाएगा? तो सरकार जो अपने वेयर हाउस में जो चीजों को खरीदती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिक्योरमेंट प्राइस पूछा जाता है एग्जाम में, खरीद मूल्य। सरकार क्या करती है? प्रिक्योर करती है, खरीदती है, और खरीद के वेयर हाउसेज में रखती है, और उसके बाद उसको जो है क्या करती है, उसके बाद उनको बेचती है। अब बेचती कितने में? 1 रुपए 2 रुपए में। लेकिन अभी तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, इसमें अभी फ्री में अनाज दिया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पीडीएस सिस्टम में सप्लाई करती है। तो जो खाद्य सुरक्षा है सरकार की, गवर्नमेंट की जो फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है भारत में कानून भी है, तो भारत में जो कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट बना हुआ है, उसके तहत जो सरकार देती है वो यहीं से तो देती है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है उस पर खरीद लेती है, जिसको हम कहते हैं वसूली कीमतें भी कहते हैं। वसूली कीमतें, ये हिंदी का सही शब्द है। खरीद मूल्य नहीं पूछा जाता है, वसूली कीमतें पूछा जाता है। वो बोलेंगे सर ये वसूली कीमतें क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाया। अब क्यों ऐसा किया जाता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि एमएसपी का क्या उद्देश्य है। वसूली कीमतों के बारे में बताया। वसूली कीमतें कई बार पूछा गया है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है या जिसको खरीदती है उसे हम वसूली मूल्य कहते हैं या वसूली कीमतें कहते हैं। अब अगला जो है वो है इश्यू प्राइस। अगला जो है वो है इश्यू प्राइस या जारी कीमतें। ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 2-3-4। तो जो जारी कीमतें हैं, जो इश्यू प्राइस है, उसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, उनको बेचता है, कम दाम पे बेचता है। तो देखो आप ध्यान से सुनो कि जो जारी कीमतें हैं जिसपे वो बिक्री करता है एफसीआई, तो एक ऐसे प्राइस पे बिक्री करता है जिससे कंज्यूमर को फायदा हो। तो जारी कीमतें जो है, इशू प्राइस से किसको फायदा होता है? एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे कंज्यूमर को फायदा होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक क्वेश्चन और बना है, प्रिक्योरमेंट जो प्राइस होते हैं, जो वसूली कीमतें होती हैं, वो एमएसपी से ज्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन कई बार बना है, मिनिमम प्राइस से ज्यादा होगी ना, प्रोक्योरमेंट प्राइस की जो कीमतें होगी, वसूली कीमतें होंगी, वो ज्यादा होंगी। अंडरलाइन कर लो उसको। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है। वो ये पूछेंगे आपसे कि एमएसपी में कौन कौन सी फसलें हैं, कितने अनाज हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, और चाहे तो आप फुर्सत से भी इनको देख लेना, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, लिखना चाहो तो लिख लो। बट आप देख लेना कि एमएसपी में क्या क्या फूड ग्रेन्स हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, ठीक है, जिसको जौ बोलते हैं, बार्ले है, पैडी, व्हीट, बार्ले, जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, रागी, ये अनाज है। दालों में कौन कौन सी दालों पे मिलता है एमएसपी? चना,
अरहर, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, फिर से बोल रहा हूं, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, ये दालों पे एमएसपी मिलता है। कुछ तिलहन की दालें हैं, मतलब जिनसे, तिलहन का मतलब क्या होता है, जिनसे तेल बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली हो गया, जैसे कि सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया। अब यहां पे ये तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल यहां ध्यान रहेगा, बट यहां पे आपको समझना क्या है, कुसुम इंपॉर्टेंट है, कुसुम और रामतिल, रामतिल, कुसुम और नारियल, कोपरा बोलते हैं जिसको, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो ऑयल सीड्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, नगदी फसलें हैं कैश क्रॉप्स। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कैश क्रॉप क्या होता है, तो उसमें कपास है, जूट है, कॉटन, जूट और गन्ना, शुगर केन, ये कैश क्रॉप होती है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि जो एमएस स्वामीनाथन जो कमेटी है, सिफारिश है, उसने जो सिफारिश की थी, एमएस स्वामीनाथन कमेटी किसके लिए बनी थी या क्यों आई थी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा शॉर्ट में आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऐसे पूछेंगे कि जो अनाज है, फूड ग्रेन से, वो कितने हैं, तो टोटल 7 हैं। अब वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, दालें कितनी हैं, पल्सेस कितने हैं, 5 हैं, ऐसे करके ध्यान रखो। उसके बाद ऑयल सीड्स कितने हैं, तिलहन कितना है, 7 है। कॉमर्शियल क्रॉप्स कितनी है, 4 हैं। एग्जैक्ट ये आप, अगर आपने ये लिख लिया है तो उसको फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1965 में हुआ था। तब इसका नाम अलग था, वो था कृषि मूल्य आयोग था। 1965 में इसका जो नाम था वो कृषि मूल्य आयोग था। लेकिन आप देखेंगे, और एक चीज बताऊं कि एक जो कमेटी थी जिसका नाम था नीति समिति, एक समिति थी जिसका नाम था नीति कमेटी, तो नीति कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही बनाया गया था कृषि मूल्य आयोग 1965 में। लेकिन उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया 1985 में, और 1985 में जब इसका नाम चेंज किया गया तो इसका CACP नाम किया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसका जो नाम किया गया वो कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया। चूंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं तो इसलिए सोचा आपके साथ क्यों ना हम डिस्कस कर लें। और अब यहां पे सवाल ये है कि जो CACP है, इसके जो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना है। क्या है वो ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि इंपैक्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, तो पहला है इंपैक्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। इंपैक्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो बदलता है, एमएसपी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न होगा। एंड चेंज ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू एमएसपी। तो एमएसपी के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है, इनकम, जो फार्मर्स की इनकम होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल समझो कि मान लिया मैं एक किसान हूं और मैंने खेती की, और हम गए जब बेचने के लिए, तो हमको पता चला कि लंबी लाइन लगी हुई है ट्रकों की,
या ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है, और पता चला कि भाई 12 दिन के बाद नंबर आएगा, और मार्केट में गए तो मार्केट वाले ने बोला कि अभी आप उसको उतारो और मैं अभी पेमेंट करता हूं। देखो पैसे कम दे रहा है, अब 12 दिन कौन खड़ा रहेगा? ठीक है भाई तू दे, किसान लोग इतने ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है भाई, बेच दिया। तो उसको एमएसपी का क्या फायदा मिला, सोचो जरा आप। यहां पे देखो, एक होता है, आप जब मार्केट में जाएंगे तो पूछते हैं भाव, भाव क्या है, भाव ऐसे पूछते हैं ना, क्या भाव है? भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है रेट, किस रेट में दिया है, ऐसे पूछते हैं ना, किस रेट में, किस भाव में है। तो यहां पे मान लिया एमएसपी डिसाइड किया है, मान लिया 1500 रुपए। मैं फिर से एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि 1500 रुपए भाव चल रहा है एमएसपी के द्वारा, कि एमएसपी इतना है, और जो जहां पे हम बेच रहे हैं, जिसको हम बेच रहे हैं, वो बोल रहा है कि ऐसा है भाई, हम 1000 रुपए जो है उसमें हम तुरंत कैश दे देंगे, इमीडिएट, अभी छोड़ दो, अभी हम आपको 1000 रुपए देते हैं। ठीक है, उसने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, मध्य प्रदेश, जिसने योजना लाई थी जिसको हम बोलते हैं भावांतर योजना, जिसको हम बोलते हैं भावांतर योजना। ठीक है, अब भावांतर योजना का मतलब क्या हो गया? भावांतर योजना का मतलब हो गया, जरा समझो, कि 1000 रुपए में हमने बेच दिया, लेकिन हमको 500 रुपए का घाटा हो गया ना, लॉस हो गया हमको, और ये तो एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड की, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप हमको बिल भेज दो, आप हमको बिल भेज दो कि साहब 1000 रुपए में हमने बेच दिया है, 500 रुपए हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, आपको तो मिल गया ना पूरा, सरकार का प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। सरकार ने बोला हमको पैसे तो देने ही है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं भावांतर योजना, इसे हम कहते हैं भावांतर योजना। तो हमने एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे समझा दी हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमीशन, स्वामीनाथन जो है आयोग की। अब आप बोल रहे होंगे सर आप हंस क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि किसानों को यह वायदा किया गया था कि 2022 तक आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अभी दोगुनी डबल हुई है नहीं हुई है इस पर तो गवर्नमेंट चुप है, शांत है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। अब किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, चूंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो वो करेंगे ही करेंगे। हमें एग्जाम के लिए जो समझना था वो हमने समझ लिया, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए।